जी हाँ, नमस्कार। एक बार स्वागत है आपका फिर से आरजे रमझाझर लाइव सेशन में। और जो दर्शक हमसे लाइव जुड़ने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। दूसरा, इस खबर के लिंक को आप अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में साझा करें, ताकि हमारी जो बातें हैं वो हमारे अन्य भाई बंधुओं तक पहुंच सके। फिलहाल अ, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम अगर मुंगेली की बात करें तो मुंगेली में कल किस प्रकार की घटना घटी है, जिस बारे में मैंने आज सारे अखबार खंगाले, सारे पेपर्स खंगालने की कोशिश की। कहीं तो ये जानकारी निकल कर सामने आए कि आखिर ये घटना क्यों घटी है और इस घटना का जिक्र किसी अखबार में क्यों नहीं है। मुंगेली के लोकल जो रहवासी हैं उन्हें जानकारी है कि कल किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम कल दिया गया है। जिस प्रकार से मुंगेली में वातावरण जो है, जो आसपास के हमारे ज़िले वाले हैं वो मुंगेली को किस नज़रिए से देखते हैं, ये किसी से अछूता नहीं रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर अनैतिक कृत्यों को अंजाम देने वालों की संख्या और तादाद जो है लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीच में एक सेशन आया था जिसमें मुंगेली को एक अच्छी पहचान सी मिल रही थी। शिक्षा के नाम से जाना जा रहा था, यहाँ पर अच्छे लोगों के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन अब बीते कुछ अगर वर्षों से बात कहें तो यहाँ पर लगातार वापस से अपने पुराने रवैये की ओर मुंगेली बढ़ चला है। जिसमें अगर हम महिलाओं के उस कृत्य की अगर बात करें जिस पर लगातार हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में उस प्रकार के जो कृत्य हैं जिसमें हम सोशल हरासमेंट अगर हम बोलें, महिलाओं के साथ अनैतिक दुर्व्यवहार की अगर बात करें, तो इन सभी चीज़ों को लगातार इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। शायद यही वजह है कि इसी का नतीजा रहा कि कल की जो घटना थी, जो निकल कर सामने आई कि एक आरक्षक है और उस आरक्षक के द्वारा एक महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसके प्रसाद पर्यंत परसों रात की ये घटना बताई जा रही है। उसके प्रसाद पर्यंत महिला का जो पति था, उस पति के द्वारा उस आरक्षक को अपनी महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया गया और इस दौरान उसके गुप्तांग को हंसिए से काट दिया गया। जी हाँ, इस बारे में मुंगेली के आम रहवासियों को तो जानकारी है, परंतु मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पर भी इस बारे में जिक्र नहीं किया गया, इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई। आया भी तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन 2-4 टेक्स्ट के माध्यम से ही इस खबर को धूमिल कर दिया गया। लेकिन ये मुंगेली की घटना है, सच्ची घटना है, और गाँव-गाँव में इस बारे में चर्चा चल रही है कि ये घटना आखिर क्या घटना थी। तो घटना जो है लगातार जिस प्रकार की हमारे राज्य में, हमारे देश में जो सांप्रदायिक जो माहौल तैयार किया जा रहा है, एक तरह से वापस से इतिहास के पन्नों को उकेर-उकेर कर ऐसी जो गलतियाँ इतिहास में की गई हैं, उन गलतियों को वापस से दोहराने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उनके उस दूषित मानसिकता का नतीजा है जो इस प्रकार के कृत्यों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले जो आरोपीगण होते हैं, वो भी उच्च कुलीन वर्ग के होते हैं और जो पीड़ित पक्ष होता है, शोषित जो पक्ष होता है, वो हमेशा दबा-कुचला एसटी, एससी या फिर ओबीसी वर्ग का होता है। इस घटना में भी इसी प्रकार की बातें सामने आई, जिसमें अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। वजह क्या है? तो वजह जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि दोनों ही पक्षों के बीच समझौते का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी जो आरक्षक है, उस आरक्षक की बातें अगर हम आपको बताएँ तो उसके द्वारा लगातार इस प्रकार के कृत्य किए जाते थे। यही वजह था कि इस बार भी उसने उस कृत्य को अंजाम दिया और इस दौरान लेकिन वो पकड़ा गया और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अभी अपोलो में जो आरक्षक है वो एडमिट है, उसका इलाज जारी है और हो सकता है कि उसकी जान भी बचाई जा सके। लेकिन जो मानसिकता है, जो दूषित मानसिकता है, उस मानसिकता को कैसे दूर किया जाए, कैसे उससे हम अपने जिले के महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को कैसे बचाएं, ये एक सोचने वाली बात है। इसलिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सांप्रदायिक जो माहौल तैयार किया जा रहा है देश में, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ते हुए देश को खींच कर पीछे लाया जा रहा है। भारत और इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, ये आपको सोचने के लिए विवश कर रहा है। तो कृपया इस बारे में आप सोचिए कि क्यों
ऐसा हो रहा है कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन नेता और मंत्रियों के द्वारा जब बड़ी-बड़ी रैलियां की जाती हैं, कईयों के द्वारा अभी भारत जोड़ो अभियान अभी शुरू किया जा रहा है। कई सारी बड़ी-बड़ी रैलियां, जैसे अभी क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार गया है, इसके पहले बहुत सारे त्यौहार आए जिसमें बड़ी-बड़ी डीजे और मोटरसाइकिलों के माध्यम से लोग बड़ी-बड़ी रैलियां निकालते हैं। और इन रैलियों में अगर आप देखें तो इन जो हमारे नेतागण हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी राजनीतिक दल के हमारे नेतागण हों, मंत्रीगण हों, इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उन रैलियों में शामिल नहीं होता। आपको, हमको जो एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब तबके के जो लोग हैं, इनको उन रैलियों में जबरन झोंक दिया जाता है। आपके दिमाग में ये बातें कूट-कूट कर भर दी जाती हैं कि देश बचाना है, धर्म बचाना है, आपका जाति और आपका समाज बचाना है। ऐसी प्रकार की जो बातें हैं, वो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं और यही वजह है कि आप अपने सारे काम-धाम छोड़कर इन रैलियों में शिरकत करते हैं और बड़ी-बड़ी नारें लगाते हुए आप अपने उस दूषित मानसिकता को जो आपके ऊपर थोपा गया है, उसका प्रचार करते हैं, दुराचार करते हैं। और यही वजह है कि आपके समाज में, देश में, राज्य में, जिले में, गांव में, पारा में, मोहल्ले में और बस्ती में और घर में इस प्रकार की दूषित मानसिकता पनप रही है और लगातार कर्मकांड किए जा रहे हैं। इस बारे में बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में सोचें कि किस प्रकार से हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे गांव में इस प्रकार के करतूत को अंजाम देने वालों की मानसिकता को प्रबलता मिल रही है, उसको जोर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गमछा आप अपने गले में बांध कर, अपने गले में टांग कर जो आप गली मोहल्लों में घूमते हैं, पान ठेलों में, पारा मोहल्लों के चौक चौराहों पर खड़े होकर जिस प्रकार की आप राजनीतिक चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में आप जिस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य राजनीतिक दलों को तो आप तवज्जो देते नहीं हैं। तो जिस प्रकार की चर्चाएं वहां पर की जाती है और जो आपके उस दिमाग में डालता है, जो शिक्षित वर्ग का एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति होता है, उनके उस मानसिकता का प्रचार आपके द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि कभी भी किसी के भी बहकावे में आकर किसी प्रकार की चीजों को बढ़ावा ना दें और इस प्रकार की जो मानसिकता है और स्पेशली जो सांप्रदायिकता वाला जो मानसिकता है, उस मानसिकता से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात, इस मानसिकता का सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो हमारे राज्य के, हमारे देश के जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वो इस पर इनके दिमाग पर ज्यादा हावी हो रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी के इन करतूतों को बढ़ावा देने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। फिलहाल बातें बहुत सारी हैं। जिस प्रकार से आप देश की बात जान रहे हैं कि किस प्रकार से G20 का सम्मेलन आहूत किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सवेरे से ही विश्व के बड़े बड़े दिग्गजों का स्वागत किया जा रहा है, किस प्रकार से रेड कारपेट बिछाई गई है और किस प्रकार से उनका स्वागत करते हुए और फोटो खिंचाए जा रहे हैं। और गोदी मीडिया, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, आज तक हो, एनडीटीवी इंडिया हो, इंडिया न्यूज़ हो या फिर न्यूज़ 24 हो, जी टीवी हो, जी न्यूज़ हो, जितने भी समाचार आपके टेलीविजन पे प्रसारित हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं? केवल मोदी जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोदी जी से लोग मिल रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि इससे भारत को बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। क्या फायदा होगा ये नहीं बता रहे हैं। आपके सामने इन बातों को लेकर मैं आया हुआ हूं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, कृपया इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धूप है, बदली भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक इन बातों को पहुंचा सकूं। आप पीछे देख सकते हैं, कल बारिश हुई है, इस वजह से पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा है, लेकिन मौसम में गर्माहट सी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार का दिखावा, प्रोपेगेंडा, प्रपंच रचा जा रहा है, सांप्रदायिकता का माहौल इख्तियार किया जा रहा है, G20 को इतना हवा बना दिया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी के अलावा और देश में कोई नागरिक ही नजर नहीं आ रहा, चाहे अखबार उठाकर देखो, टेलीविजन उठाकर देखो। तो आदमी करे तो करे क्या? आपके सोने से लेकर उठने तक और उठने से लेकर आपके काम काज और हर चीजों के करते तक और वापस से सोने तक आपको केवल एक ही चीज नजर आता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिकता, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। अगर हम अपने जिले की बात करें, मुंगेली जिले की बात करें, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माननीय पुन्नूलाल मोहले जी।
पुन्नूलाल मोहल्ले की अगर बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो न सिर्फ मुंगेली में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति इख्तियार की गई थी, जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था, 15 वर्षों का इनका जो कार्यकाल था वो किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में, महिलाओं के हित में या आम जनता के हित में नहीं था। एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को इन्होंने एकदम से विलोपित करते हुए इन्होंने केवल अपने इर्द गिर्द के लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। यही वजह है कि हर 12वें गांव में, हर 10वें गांव में इन्होंने फैक्ट्रियां डाली, चाहे वो गुड़ फैक्ट्री की बात करें, शुगर फैक्ट्री की बात करें, और नाना प्रकार के इन्होंने 2 नंबर के अपने कृत्य को अंजाम देने के लिए इन्होंने सारे प्रयास किए। चाहे वो कोल की बात करें, चाहे रेत की बात करें, चाहे खनिजों के दोहन की बात करें, चाहे भू माफियाओं के बारे में बात करें, ये सारे जो थे इन्हीं के करतूत थे, जिसकी वजह से जब आम जनता को ये बातें समझ में आई तो इनके उस सरकार को उखाड़ फेंका गया और कांग्रेस को लाया गया। कांग्रेस बीते 4.25 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही है, 4.25 साल से लगातार उनके द्वारा काम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकलाप से अगर तुलना करें इनका, तो इनका काफी अच्छा है, जिसकी वजह से आज धान जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के समय और रमन सिंह के समय की अगर बात करें तो जो 800 रुपए, 900 रुपए और 1000 रुपए क्विंटल में आप जो धान बेचा करते थे, उस धान को आज आप 2650 रुपए में, 2640 रुपए में आप धान बेच रहे हैं। इसके साथ ही आपको रह रहकर आपके खातों में बोनस का पैसा आता है, एक मुश्त आपके धान का पैसा आ जाता है, फिर बोनस के रूप में आपके खातों में पैसा आता है। तो लगातार जो है किसानों के हित में ये सरकार प्रयास कर रही है। ये बात अलग है कि जो महंगाई है, चाहे आप गैस सिलेंडर की बात करो, पेट्रोल डीजल की बात करो, जो खाद हम डालते हैं धान में, अपने फसलों में, चाहे किसी प्रकार के कीटनाशकों की बात करो, तो सभी के रेट जो हैं, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो चीज हम अपने खेतों में डालते हैं, अपने फसलों में डालते हैं, उन सबके रेट बढ़ गए हैं और रेटों के बढ़ने से किसानों को जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने ये कहा था कि 2022 तक आपके गांवों में, आपके शहरों में एक भी झुग्गी झोपड़ी या छानी वाला घर नजर नहीं आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने ये कहा था कि हम गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक आपके घर में पानी, आपके घर में बिजली, आपके घरों में सड़क और आपके घरों से निकलने वाला गंदा पानी, ये सबको हम सुव्यवस्थित कर देंगे। परंतु 2022 छोड़िए, आज 2022 का ये 9वां महीना चल रहा है, G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके साथ ही कुछ महीनों के बाद ये साल भी बीत जाएगा, परंतु ये पूरा वर्ष जो इनका था, जो वादे थे, जो दावे थे, वो केवल और केवल वादे और दावों तक ही रह गया। फोटो, वीडियो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमता फिरता रह गया। देखते ही देखते 2024 का इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव के आते आते तक इनका प्रचार प्रसार आज तक जारी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अरसे से विपक्ष में बैठी हुई थी, यही वजह है कि आज भी इनके द्वारा विपक्षी भूमिका अदा की जा रही है। कहने की जो सेंस है, कहने का जो तात्पर्य है, उसको समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार की अभी मनः स्थिति तैयार की जा रही है देश में। लगातार सांप्रदायिकता का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। लगातार जो शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं, उनके दिमाग में किस प्रकार से सांप्रदायिकता का जो बीज है वो बोया जा रहा है अभी से। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार देने के बजाय आपको ये कहकर संतुष्ट कर दिया जाता है कि आपने शिक्षा अर्जित कर लिया है, अब आप स्वयं का रोजगार कुछ शुरू कर सकते हैं, जिसको स्टार्टअप इंडिया का नाम दिया गया। इस आधार पर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं से 2 पैसे मेरे पास आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूं। लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की थी, जो जिम्मेदारी का उन्होंने वादा किया था, वो जिम्मेदारी से आप महरूम हो जाते हैं। बहरहाल, भारत और इंडिया का जो डिबेट चल रहा था, भारत और इंडिया के बारे में भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के दिए हुए सभी चीजों को गुलामी का प्रतीक मानती है, उसी के मद्देनजर इंडिया जो शब्द था उसको भी उन्होंने गुलामी का प्रतीक बताते हुए अपने लोगों के बीच, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, गांव गांव, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में जाकर इस मानसिकता को उनके दिमाग में घर कर दिए हैं। यही वजह है कि चारों तरफ यही बातें सुनने को आ रही है कि हाँ हाँ, मोदी साहब ठीक कहा थे, ये गुलामी का प्रतीक है और यही वजह है कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की मानसिकता इन्होंने तैयार कर ली है। तो अगर मान लीजिए ये इंडिया जो शब्द है ये गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों की देन है, तो मोदी जी
आप क्या चाहते हैं कि आप के देश में सारे लोग वापस से धोती और बंगाली में आ जाए, लुगरा पहने? जी हाँ, क्योंकि जींस और टी शर्ट जो पहनने वाले लोग हैं, यह भी ये इंडिया या कहें भारत की देन नहीं है, ये है विदेशों की देन। अमेरिका से हमने इसको लिया। आप जो मोबाइल यूज करते हैं, आप जिन कारों में घूमते हैं, आप जिन मोटरसाइकिलों में घूमते हैं, ये कुछ भी चीज हमारे देश में इजाद किया हुआ नहीं है। ये सभी हमने विदेशों से लिया हुआ है, विदेशों से हम इंपोर्ट करते हैं और हमारे देश में आकर ऊंची दामों पर इसको हमको बेचा जाता है। तो क्या ये सारी चीजों को आप अब भारत में बनाएंगे, या भारत में बन रहा है, या कोई ऑप्शन है कि आप आईफोन के जगह, आप सैमसंग के जगह, आप नोकिया के जगह, या कोई भी अदर फोन के जगह पे आप कोई इंडियन देसी मेड जो हेडफोन है, वो हैंडसेट है, वो हम यूज करें? मोटरसाइकिल कोई इंडियन मेड है जिसको हम यूज कर सके? सोचिए जरा। आप को अब तक ये कहा गया है कि किस प्रकार से हम प्रगतिशील देश हैं, हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम किस प्रकार से डिजिटल इंडिया बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता का इन्होंने अभी प्रचार प्रसार करना शुरू किया है, भारत, इंडिया, ये कहीं ना कहीं आपको वापस से जो उड़ता हुआ इंडिया था उसको खींच कर ये वापस लाने की कोशिशें की जा रही है। ये बात इस बात से भी स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार से G20 का भी सम्मेलन आहूत की गई है, उसमें जो विश्व के बड़े बड़े लोग यहाँ हमारे देश आ रहे हैं, उनका स्वागत कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया हुआ वही चक्र के सामने उनका स्वागत किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इनका खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। इतिहास में बौद्ध संप्रदाय या कहें अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके समय में जो चीजें थी उसको उठाकर लाया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं सनातन सनातन, तो सनातनों के सामने ये नतमस्तक हो जाते हैं। सनातनी सभ्यता से जुड़ा हुआ कोई भी चीज इनके पास नहीं है जिसके सामने इनको प्रस्तुत किया जा सके। आपको याद होगा कि किस प्रकार से नटराज की मूर्ति को दक्षिण भारत से अभी इंपोर्ट करके मंगाया गया है, जिसमें लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके 4 दिनों में उसको दिल्ली के प्रगति मैदान पर स्थापित किया गया है और सामने उसको नटराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। वैसे 4000 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। ये 4000 करोड़ रुपए जो है, अगर इसको नरेगा में, मनरेगा में, या कहें किसी प्रकार का कोई स्टार्टअप करने में या लोगों को रोजगार देने में अगर इसको प्रयुक्त किया जाता तो ये ज्यादा वैल्यूबल होता, ज्यादा महत्वपूर्ण होता। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने केवल अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इस G20 सम्मेलन को केवल मोदी पर केंद्रित कर दिया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से टेलीविजन में और समाचार चैनलों में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें केवल और केवल मोदी जी आपको कंटिन्यू हर फ्रेम में नजर आएंगे। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि वहां पर मोदी जी के अलावा उनके कैबिनेट मंत्रियों की फुटेज आ जाए, जो लोग आए हुए हैं, जो प्रेस वाले आए हुए हैं, उनका कहीं पर फुटेज आ जाए, या कोई नीति, कोई नियम, कोई फॉर्मूला, कोई सवाल, कोई विषय का टॉपिक ये सामने आ जाए। कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आता। केवल हमारे जो विदेशी जो लोग आ रहे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे वो हम ब्राजील की बात करें, चाहे वो इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, उनका फोटो और मोदी जी का फोटो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। बातें सामने आ रही है कि जो इस सेशन में G20 के सम्मेलन में 3 सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम सेशन पूरी कर ली गई है। अब द्वितीय जो सेशन है उस पर अब चर्चाएं होने वाली है। लेकिन ये बातें सोचने वाली है कि किस प्रकार से मोदी ने अपना ब्रांड को बनाए रखा हुआ है, कामयाबी की ओर लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार की उनकी मानसिकता रही है, देश में 1 रुपए किलो चावल, और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, आम जनता बहुत परेशान है। परंतु मोदी जी की अगर बात कहें तो 8 लाख का कोट पहनने वाले और करोड़ों रुपए के प्राइवेट विमान में सफर करने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब 4000 रुपए, करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके दिल्ली के सड़कों पर दोनों तरफ ग्रीन कर्टन और व्हाइट कर्टन लगाकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं विश्व में कि देश हमारा प्रगतिशील है, बहुत हम विकसित होने वाले हैं, हम बहुत विकास कर रहे हैं, हमारे यहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं नहीं है। क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो आंख मूंद के करते हैं, भगवे रंग का गमछा गले में बांधे, सर पर पगड़ी बांधे और सरपट जो सड़कों पर दौड़ते हुए मोटरसाइकिलों में नजर आते हैं, इनको भी सोचना होगा और विचारना होगा।
इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं उनको कोई भी कर्मकांड करने में किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता। कहीं पर भी मारकाट शुरू कर देते हैं, कहीं पर भी। अच्छा, ये जो कार्यकर्ता होते हैं, इन कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है, क्योंकि इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनका जो जिस प्रकार से इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से हमको गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक पहुंचना है और किनको टारगेट करना है, किनकी बातों को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग सुनते हैं और समझते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करके ये न सिर्फ चुनाव के समय बल्कि चुनाव के बहुत पहले ही इन्होंने तैयारियां कर ली रहती है। ऐसे लोगों को हर गांव में 2 लोगों को, 4 लोगों को, जहां पर नुक्कड़ सभाएं होती है, जहां पर चबूतरा होता है, जहां पर पान ठेला या जनरल स्टोर होता है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और पकड़ के इनको अपने अधीन रखा जाता है। इनको फाइनेंशियली सहयोग किया जाता है ताकि ये गांव के ऐसे लोगों को जिनकी बातें प्रमुखता से गांव में प्रचारित होती हैं, जो लोग प्रचार प्रसार कर पाते हैं, ऐसे लोगों को फ्री में दारू, फ्री में इनका चखना या फ्री में इनका घर परिवार चलाने की योजना होती है, जिसके आधार पर ये लोग क्या करते हैं, गांव गांव में बगैर सोचे समझे जो बातें ऊपर से कही गई उन बातों को इनके दिमाग में डाल दिया जाता है और ये गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूम घूम कर, घर घर घूम कर ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता से बचिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है, धान का कटोरा हमारे राज्य को कहा जाता है, किसानों से होते हुए ये राजनीति रायपुर तक पहुंचती है। हमारे मुख्यमंत्री के पद पर जो आदमी आसीन होता है उसको सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के बारे में सोचना। दूसरा, अगर हम अपने देश की तरफ जाते हैं तो देश में सांप्रदायिकता जो है ये हकीकत में बीमारी है, सांप्रदायिकता बीमारी है। ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, ये एड्स और कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों से भी घातक है, जो अंदर ही अंदर पनप रहा है और जबरदस्ती ये आपके सर पर डाला जा रहा है। तो इस बीमारी को प्रचारित करने वाला, फैलाने वाला, गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने वाला जो पार्टी है, उस पार्टी के लिए आप सजग हो जाइए। आप अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको इस प्रकार की दूषित मानसिकता से दूर रहना है। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ना। आपको समझना है कि अब अनपढ़ों का जो साम्राज्य था, अनपढ़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सरकार था या अनपढ़ों के द्वारा चुना हुआ अपना प्रधानमंत्री था, ऐसे लोगों से हमको बचना है। अब शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो चली है। अगर आप संविधान बदल देंगे, आप अगर इंडिया की जगह आप भारत कर देंगे, भारत की जगह अगर इंडिया कर देंगे, तो इससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो आपकी शिक्षा और दीक्षा से पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको और स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार की मानसिकता लेकर ये लोग आए हुए हैं कि अब हम इंडिया नहीं, हम भारत कहेंगे, हम अपने आप को हिंदू नहीं सनातनी कहेंगे, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, एक चुनाव होगा, एक देश होगा, एक नियम होगा, एक कानून होगा, सारी चीजें अब ये बताने वाले हैं। तो इनके बताने का मतलब ये हो रहा है कि देश अब तक गुलाम था, मतलब 1947 से भी पहले हम गुलाम थे, 1947 से आज 2023 तक हम गुलाम हैं। अब 2023 के बाद हम आजाद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब हम सनातन सनातन करने वाले हैं। और सनातन सनातन करने का तात्पर्य यह है कि देश में संविधान की वैल्यू को अब जीरो किया जा रहा है। कोई मौलिक अधिकार, कोई मौलिक कर्तव्य और किसी भी प्रकार का कोई भी नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में अब लागू नहीं है। ये इस प्रकार की मानसिकता को ये लोग अब हमारे लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अब हम सॉरी, अब हम आर्य सभ्यता, आर्यों के द्वारा जो बनाया हुआ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, तो इन प्रकार के वेदों में दी गई जानकारी के आधार पर हम अपने देश का निर्माण करेंगे, हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो याद रखिए, आप कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो लोग इस बात को सुनकर प्रचारित कीजिए कि जब इन चीजों को लागू किया जाएगा तो वापस से हमारा देश 4 वर्णों में विभक्त होने वाला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के काम निश्चित हैं और चारों के काम के लिए क्राइटेरिया भी बनाया गया है। इस आधार पर आपकी शिक्षा दीक्षा से आप महरूम हो जाएंगे। जो लोग शिक्षित होकर भी, नौकरी पेशा होकर भी और समाज में एक अच्छा वैल्यू रखने के बाद भी जो लोग भगवाधारी बनकर घूम रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो
उस शिक्षा के बदौलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही वजह है कि उसका प्रसार ज्यादा हो रहा है। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आपको तो किसी प्रकार से संविधान ने शिक्षित कर दिया, लेकिन आप संविधान को ना आगे बढ़ाकर, आप अपने लोगों को आगे ना बढ़ाकर, आप वापस से वही चार वर्णों वाली बातों को सामने ला रहे हैं। एक बार फिर से हमारे देश को गुलामी की ओर झोंक रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों को गुलामी का प्रतीक मानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ जो चीज है हम उसको गुलामी का प्रतीक मानते हैं, तो याद रखिए कि अंग्रेजों से पहले भी बहुत सारे लोग आए, और जिनमें सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जिनको हम इतिहास के पन्नों से उठाकर देखें तो जो हमारे देश में आज शासन कर रही है, जो एक संगठन है, उस संगठन की जो विचारधारा है वो हमारे देश की विचारधारा नहीं है, वो स्वयं आर्य हैं, जो कि विदेशी यात्री थे, विदेश से आए हुए थे, और हमारे देश में सिंधु सभ्यता को हराकर यहां पर उन्होंने अपनी पैठ जमा ली और आज अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक कहते हैं, और देश पे उनके द्वारा हुकूमत की जा रही है। याद रखिए कि जो दक्षिण भारतीय हैं, जिनको हम साउथ इंडियंस कहते हैं, साउथ में रहने वाले लोगों का रंग, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनकी कौशल नॉर्थ इंडियन से काफी ज्यादा है। और इसकी वजह यही है क्योंकि जब ये आर्य हमारे देश में आए तो इनके द्वारा देश में कब्जा किया गया, मारपीट, नरसंहार किया गया, पूजा प्रतिष्ठा, यज्ञ, हवन, कर्म कांड, नाना प्रकार के प्रपंच रचाए गए, जिससे आहूत होकर ऊपर में रहने वाले हमारे जो भारतीय थे वो दक्षिण में चले गए। और आज दक्षिण भारत हमारे उत्तर भारत से काफी संपन्न है। चाहे हम इसरो की बात कहें, श्रीहरिकोटा की बात कहें, चाहे हम आईटी की बात करें, चाहे हम टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कहें, सारी चीजें हमारे दक्षिण भारत में अवस्थित है। उत्तर भारत को मैं नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन इस मानसिकता को भी आपको समझना होगा कि हमारे देश में रहने वाले लोग जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, वो हकीकत में मूल निवासी नहीं है, वो है आर्य। और मूल निवासी जो हैं वो हमारे देश के रंग से पता चलता है। हमारे देश का रंग है गेहुआ, और कहें तो डार्क। चाहे वो कृष्ण की बात कहें, राम की बात कहें, चाहे हम भोलेनाथ की बात कहें, इन सभियों का रंग था डार्क। और जो लोग गोरे हैं वो अपने आप को समझें कि किस प्रकार से भारत और इंडिया डिबेट में वो सामने आ रहे हैं और इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि इंडिया विदेशियों की देन है। तो विदेशी आप हैं, क्योंकि अब आप अंग्रेजों की गुलामी से आपको आजादी 1947 में मिल गई, लेकिन 2014 में आपके अनुसार आप कहते हैं कि हमको आजादी 2014 में मिली कांग्रेस से, और अब आप ही हमको गुलाम बनाकर अब आजादी की बातें आप कह रहे हैं। इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से हमारे लोगों को जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से ऐतिहासिक चीजों को सामने लाकर, वो भी निराधार और बेबुनियाद बातों को सामने लाकर, आप मूल मुद्दों से भटकाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव गांव, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में इसको जबरदस्ती का एक तरह से विचार करने का आपने विषय दे दिया है, जो लोगों का समय खपा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरी कोशिश थी कि आप तक इस सच्चाई को लेकर आऊं, इन बातों को आपके दिमाग में लाऊं, ताकि आप थोड़ा सा सोचें, विचारें और निर्णय सही लें। और इस प्रकार के जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो पान ठेलों में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर जो निकल कर सामने आते हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ला वोट देबो, फलाना ला वोट देबो, ढकाना ला वोट देबो, तो इस प्रकार की चीजों को क्यों आप उनसे पूछिए क्या आपको मिला, क्या आपको लाभ हुआ और क्या आपको नुकसान हुआ, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। शिक्षा के आधार पर ही आप शिक्षित समाज का गठन कीजिए, और शिक्षित समाज के द्वारा ही एक शिक्षित चुनाव करवाया जा सकता है। एक शिक्षित जो हमारा विधायक है, सांसद है, उसी के द्वारा एक शिक्षित प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा सकता है। तब देश में जो लोकतंत्र की जो स्थापना की गई है, हमारे देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसको बचाया जा सकेगा। आज मैं और हम और आप की अगर बात करें तो हम जो स्वतंत्रता से अपनी बातों को रख पा रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम अपनी बातों को भी नहीं रख सकेंगे। और आपका जो नजरिया है क्या है, वो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह।